हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। ये है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में देखा, हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि नर्वस सिस्टम दो फर्दर सिस्टम्स में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं, स्पाइनल नर्व्स होते हैं, वो सारे आते हैं। हमने सेंसरी न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था, हमने मोटर न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था। और जब क्लास ख़त्म हो रही थी तब मेरा माइक काम करना बंद कर दिया था, तो जहाँ से हमने लेक्चर ख़त्म किया था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैसे होता है नर्वस सिस्टम के अंदर, हमने स्टिमुलस के बारे में पढ़ा था। इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं वो कौन डिटेक्ट करता है? रिसेप्टर सेल जो हमारे सेंस ऑर्गन पे होते हैं। तो पहले क्या होगा? स्टिमुलस, ओके, एंड इन स्टिमुलस को कौन डिटेक्ट करेगा? रिसेप्टर सेल्स। ये रिसेप्टर सेल कहाँ होते हैं? ये रिसेप्टर सेल्स होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन पे। हमने डिफरेंट रिसेप्टर सेल के बारे में पढ़ा था कि हमारी आंखों में फोटो रिसेप्टर होता है, हमारे ईयर में फोनो रिसेप्टर होता है, हमारे टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर होता है, हमारे नोज़ में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है। तो ये सारे रिसेप्टर सेल्स हमारे सेंस ऑर्गन पे प्रेजेंट होते हैं। फिर ये रिसेप्टर सेल चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। फिर इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाता है? इंफॉर्मेशन जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, ओके। और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आता है, ओके। एंड देन कहाँ पे जाता है? फिर हर स्टिमुलस का रिस्पॉन्स होता है। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के बाद ये रिस्पॉन्स कहाँ पे जाता है? इफेक्टर सेल के पास। ये रिस्पॉन्स आया इफेक्टर सेल के पास। नाउ व्हाट इज इफेक्टर सेल? हमने इफेक्टर सेल के बारे में पढ़ा था कि ये इफेक्टर सेल मोस्टली कहाँ पे होते हैं? मस्कुलर टिश्यू में होते हैं। हमारे मसल, हमारे ग्लैंड, ये सारे इन मसल पे, इन ग्लैंड पे इफेक्टर सेल्स होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं, ओके। मसल, ग्लैंड, ओके। रिसेप्टर सेल से फिर रिस्पॉन्स जाएगा इस स्टिमुलस पे, रिस्पॉन्स, ओके। नाउ ये जो इंफॉर्मेशन है जो रिसेप्टर सेल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रही है, उसे कौन से न्यूरॉन्स लेके जाते हैं? उसे लेके जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। कौन से न्यूरॉन्स होते हैं वो? सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स, ओके। अब ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद जो इफेक्टर सेल की तरफ जाता है, उस इंफॉर्मेशन को कौन कैरी फॉरवर्ड करता है? कौन इफेक्टर सेल के पास लेके जाता है? मोटर न्यूरॉन। इसे हम क्या कहेंगे? मोटर न्यूरॉन्स। हमने लास्ट क्लास में मोटर न्यूरॉन्स के बारे में भी पढ़ा था कि ये मोटर न्यूरॉन दो सिस्टम में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वो सारे एक्शन होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, हम कॉन्शियसली कर रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम में ये वाले मोटर न्यूरॉन होते हैं। एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल हार्ट बीट, हमारी डाइजेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिक चल रहे होते हैं, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। हमने फिर ये भी देखा था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो फर्दर सिस्टम और होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिव होता है? जब हमारी बॉडी स्ट्रेस के कंडीशन में होती है, जब हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, तब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। ओके, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिव होता है? जब हम बहुत ही चिल मोड में होते हैं, जब हम लो-फाई म्यूजिक सुन रहे हों, मेडिटेशन में हों, दोस्तों से बात कर रहे हों, अपने क्लोज वन के साथ हो, तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। ओके, सो ये बेसिकली होता है क्या? ट्रांसमिशन, ऐसे इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में जाती है और फिर ऐसे रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, सिलेक्ट एंड ओके, अब सही है। इरेजर से क्लीन किया। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन अब हमारी बॉडी ना ऐसे डिज़ाइंड है कि किसी भी हार्मफुल सिचुएशन से वो खुद को ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट करती है। और इसमें ना हमारे कॉन्शियस एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, रिफ्लेक्स, जैसे कि अगर आप कोई गर्म पतीला टच करते हो, ठीक है, जब आप कोई गर्म पतीला टच करते हो तो ऑटोमेटिक हाथ पीछे जाता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से होता है। अगर आप देखते हो कि आपके आंखों में कुछ जा रहा हो तो ऑटोमेटिक हमारी आंखें ब्लिंक कर जाती है, बंद हो जाती हैं। क्यों होता है? रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से होता है। ये भी एक तरीके का इनवॉलेंट्री प्रोसेस है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? इट इज क्विक, ओके, क्विक, instant and sudden response and sudden की स्पेलिंग गलत है, sudden थिंक यही है, sudden response to stimulus ओके। अब हमने यहाँ पे देखा ट्रांसमिशन के बारे में कि इंफॉर्मेशन कैसे कैसे जा रही है, स्टिमुलस, रिसेप्टर सेल, फिर हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती है और फिर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि ब्रेन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इंफॉर्मेशन सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में जाती है और वापस इफेक्टर सेल की तरफ आती है। ओके, अब हम एक बारी इसका ट्रांसमिशन देखते हैं कैसे होता है। लेट्स से दिस इज स्टिमुलस, ओके, स्टिमुलस, और ये स्टिमुलस क्या हो जाएगा? समझ लो हॉट कप ऑफ टी, could be hot cup of tea, hot cup of tea, ओके, ये स्टिमुलस है। ये स्टिमुलस को कौन डिटेक्ट करता है? रिसेप्टर सेल, रिसेप्टर सेल। अब टच सेंसेशन के लिए कौन से रिसेप्टर सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं? थर्मो रिसेप्टर सेल्स, जो हमारे स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। इन रिसेप्टर सेल ने स्टिमुलस को डिटेक्ट करा, फिर इंफॉर्मेशन कहाँ पे गई? इंफॉर्मेशन जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड, फिर स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? फिर जाती है इफेक्टर सेल पे। दिस इज इफेक्टर सेल। फिर ये इफेक्टर सेल रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। रिस्पॉन्स क्या होता है यहाँ पे? रिस्पॉन्स होता है विड्रॉल ऑफ हैंड, विड्रॉल ऑफ हैंड। हाथ खींच लेते हैं ना हम, जब भी कोई गरम पतीला या गरम कप टच करते हैं
तो ये ऐसा रिस्पॉन्स आता है। एक बात याद रखना कि यहाँ पे ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है, देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन हियर, ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है। और इसी पाथवे को हम क्या कहते हैं, इसी पाथवे को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ओके, इसी पाथवे को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क, ओके। जिस पाथवे से ये सडन रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसी पाथवे को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ओके। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन क्यों होता है, ताकि हम किसी भी हार्मफुल सिचुएशन से प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है, वहाँ पे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, ऑटोमेटिक हम खुद को प्रोटेक्ट कर लें। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। हमने देखा था ओके, हमने ये देखा था कि थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन हो जाए आप लोगों का। ये ब्रेन है, ठीक है, और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है जो किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अब इस ब्रेन से कुछ न्यूरॉन्स निकल रहे होते हैं जो बाकी के बॉडी ऑर्गन को ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। इन न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं हम, इन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, ओके। अब इस स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ न्यूरॉन्स निकल रहे होते हैं, ये कुछ न्यूरॉन निकल रहे होते हैं जो हमारे बॉडी ऑर्गन को, बॉडी पार्ट्स को इस स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करते हैं। अब इन न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं हम, स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व, ओके। ये टर्म्स याद रखना, आपके एनसीईआरटी के बुक में है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम पहले ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, हमारे बहुत सारे बॉडी में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करके रखे हैं, उनको रेगुलेट करता है। तो बेसिकली ना ब्रेन के 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स नहीं होते, 3 पार्ट्स में ब्रेन डिवाइडेड है। दिस इज ब्रेन, दिस इज ब्रेन, हमें इसके बारे में पढ़ना है। ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, क्या नाम है, लेट्स कीप इट पिंक। फर्स्ट इज forebrain, okay. Second is midbrain, and third is hindbrain या फिर hindbrain, okay. forebrain, midbrain, hindbrain। forebrain हमारे फोरब्रेन में सेरेबरम होता है, ब्रेन का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसे फोरब्रेन कहते हैं। फिर होता है मिड ब्रेन, एंड जो हमारा छोटा दिमाग जिसे हम कहते हैं उसे हाइंड ब्रेन होता है, वो पीछे की तरफ होता है, ओके। सो दिस इज फोरब्रेन, ओके। अब फोरब्रेन कैसे बॉडी में हो रहे कैसे एक्टिविटीज, कैसे प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। फोरब्रेन जो है वो जितने भी वॉलेंट्री प्रोसेसेस हैं, जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस हो रहे होते हैं हमारे बॉडी में, उनको कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स इट, कंट्रोल्स
controls voluntary processes in our body. ओके अब अगर वॉलेंटरी प्रोसेसेस को ये फोर ब्रेन कंट्रोल कर रहा है तो इनवॉलेंटरी प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. मैक्सिमम जो इनवॉलेंटरी एक्शंस हो रहे होते हैं हमारे बॉडी के अंदर उसको कौन कंट्रोल करता है? हिंड ब्रेन या फिर हाइंड ब्रेन. कंट्रोल्स मैक्सिमम involuntary action in our body. अभी लास्ट हमने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है. वो रिफ्लेक्स एक्शन वो भी एक तरीके का इनवॉलेंट्री प्रोसेस है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन उस रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? उस रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है हमारे मिड ब्रेन. ठीक है, मिड ब्रेन क्या कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स एक्शन और लाइट की प्रेजेंस में हमारी आँखों का जो हमारे आँखों के अंदर प्यूपिल का साइज कम और ज़्यादा जो होता है वो कौन कंट्रोल करता है? वो मिड ब्रेन कंट्रोल करता है. Control pupil size in our eye. Control pupil size in our eye. क्योंकि ये प्यूपिल का साइज कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है. वो डिपेंड करता है कि हमारे आँखों के सराउंडिंग में लाइट की इंटेंसिटी क्या है. अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो हमारे प्यूपिल का साइज़ क्या होता है? कम हो जाता है. अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो हमारे प्यूपिल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है. इसीलिए अंधेरे में हम आंखें फैला के देखते हैं. ओके, सो वॉलेंट्री प्रोसेसेस के अंदर क्या आता है? थिंकिंग पार्ट. लेट्स कीप इट ग्रीन. इसमें क्या आता है? वॉलेंट्री प्रोसेसेस में थिंकिंग पार्ट आता है. थिंकिंग पार्ट प्लस हमारा जो बॉडी का मूवमेंट होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है वो कौन करता है? अगेन फोर ब्रेन करता है. बॉडी मूवमेंट प्लस आप लोग एक चीज़ और याद रखना कि इस फोर ब्रेन के अंदर जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सेरेब्रम. क्या कहते हैं? सेरेब्रम. ठीक है, ये सेरेब्रम ही इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है. ओके, और क्या ये फोर ब्रेन और कौन सी चीज़ें कंट्रोल करेगा? हाँ, जिस प्रिसीजन के साथ मैंने इस पेन को पकड़ रखा है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा फोर ब्रेन कंट्रोल कर रहा है. आपके बुक में ये एग्जाम्पल है द पिकिंग ऑफ पेन. जो हमारे फाइन मोटर स्किल होते हैं और ग्रॉस मोटर स्किल होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? ये फोर ब्रेन कंट्रोल करता है. कंट्रोल्स फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल. फाइन मोटर स्किल और ठीक है फाइन मोटर स्किल. ओके, अब सेरेब्रम जो है, सेरेब्रम हमने फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम देखा. ये सेरेब्रम ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, अब हाइंड ब्रेन के अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं. हम उसके बारे में पढ़ते हैं. इससे पहले मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लूँ. ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. दिस इज हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं. कौन कौन से ये पार्ट होते हैं? ये पार्ट फर्स्ट होता है सेरेबेलम. ओके,
हाइंड ब्रेन के अंदर दिस वन इज सेरेबरम, सेरेबेलम, CEREBELUM। इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। ये बात याद रखना कि जो सेरेबरम है वो फोर ब्रेन के अंदर पाया जाता है, और ये जो सेरेबेलम है जिसको हम छोटा दिमाग भी कहते हैं वो हाइंड ब्रेन के अंदर पाया जाता है। इस सेरेबरम का फंक्शन क्या होता है? ये सेरेबरम हमारे बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल पोस्चर, पोस्चर एंड बैलेंस। ओके, इसे हम छोटा दिमाग भी कहते हैं। और यूजुअली आपने देखा होगा कि जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो सीधा चल नहीं पाते हैं। तो अल्कोहल बेसिकली किसको पहले डिस्टर्ब करता है? इसी सेरेबेलम को डिस्टर्ब करता है, इसीलिए उनका पोस्चर सही नहीं रहता है, वो चलते चलते गिर जाते हैं। ओके, अब सेरेबेलम के बाद आता है पॉन्स। पॉन्स, पॉन्स, ठीक है। अगर हम पॉन्स के फंक्शन को देखें, पॉन्स जो है हमारे रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करता है। आप लोगों ने खतरों के खिलाड़ी देखा होगा, उसमें क्या होता था कि जब भी पानी वाला कोई टास्क होता था, वाटर वाला टास्क होता था, तो जो कंटेस्टेंट होते थे वो फास्ट ब्रीदिंग करते थे एंड देन पानी वाला टास्क कंप्लीट करते थे। क्योंकि ऐसा होता था कि जब वो फास्ट ब्रीदिंग कर रहे होते थे तो उनके ब्रेन को ये सिग्नल पहुंचता था कि अब एनफ ऑक्सीजन हो गया है बॉडी के पास, पानी के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगा, इसीलिए लंबे ड्यूरेशन तक वो पानी के अंदर रह पाते थे। लेकिन क्या हो, और ये चीज़ कौन कंट्रोल करता है? ये पॉन्स ही मैसेज भेजता था ब्रेन को कि हमारे पास एनफ ऑक्सीजन है, अभी ब्रीदिंग रेट कम हो सकती है। तो रेस्पिरेटरी रेट कौन कंट्रोल करता है? पॉन्स, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। नाउ थर्ड इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। थर्ड वन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये क्या कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है सलाइवेशन को। जब भी आपको भूख लगती है, आप खाना देखते हो तो सलाइवा फॉर्म होता है, उसे कौन कंट्रोल करता है? ये मेडुला कंट्रोल करता है, सलाइवेशन, सलाइवेशन। और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, ये हार्ट बीट रेट कंट्रोल करता है, हार्ट बीट रेट, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर। एंड इस मेडुला ऑब्लोंगेटा को हम वॉमिट सेंटर भी बोलते हैं। ओके, दिस इज वॉमिटिंग भी कंट्रोल करते हैं, इसीलिए हम वॉमिट सेंटर भी कहते हैं इसे, वॉमिट सेंटर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन कुछ इस तरीके से हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। वॉलेंट्री प्रोसेसेस कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। जो जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हमारा हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब इस हाइंड ब्रेन के भी तीन पार्ट हैं, सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरेबेलम को हम छोटा ब्रेन भी कहते हैं, जो पोस्चर और हमारे बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। पॉन्स रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा सलाइवेशन को कंट्रोल करेगा, हार्ट बीट, और इसे वॉमिट सेंटर भी कहते हैं। ओके, स्पाइनल कॉर्ड किस में रिस्पॉन्सिबल होता है? रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पे मिड ब्रेन भी। स्पाइनल कॉर्ड का हमने देखा था कि जो भी सिग्नल होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आते हैं, ब्रेन को स्किप कर देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में। प्लस ये रिफ्लेक्स एक्शन मिड ब्रेन भी कंट्रोल करता है, और हमारे आईज का जो प्यूपिल का साइज है उसको भी कौन कंट्रोल करेगा? ये मिड ब्रेन ही कंट्रोल करेगा। ओके, अब हमने ये देखा कि
ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ना रहे तो इंसान रहेगा ही नहीं, क्योंकि फिर कोई भी चीज़ ना कंट्रोल हो पाएंगी ना रेगुलेट हो पाएंगी. तो नेचर ने ना इसका खास ध्यान रखा है, इसे बहुत तरीके से डिज़ाइन किया है, बहुत तरीके से कवर्ड करके रखा है ताकि कोई इंजरी ना हो इसे. तो हम देखेंगे कि हमारा ब्रेन कैसे प्रोटेक्टेड रहता है. ओके, हाउ इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड. हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ इज ब्रेन एंड spinal cord is how is brain and spinal cord protected. Okay, protected. पहले हम किसका देखेंगे, पहले हम ब्रेन का देखेंगे. अब बेटा ये जो ब्रेन होता है जिसे हम कहते हैं, हमारी खोपड़ी के अंदर ब्रेन होता है, उस खोपड़ी का क्या नाम है, उसे हम कहते हैं स्कल. हमारा ब्रेन एक बोनी बॉक्स के अंदर होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कल और क्रेनियम भी कहते हैं. ये समझ लो हमारा ब्रेन है, ठीक है, और ये ब्रेन जो है एक बोनी बॉक्स के अंदर है. ये कुछ ऐसा सा है बोनी बॉक्स. इस बोनी बॉक्स को हम क्या कहते हैं, बोनी बॉक्स. इस बोनी बॉक्स को हम क्या कहते हैं, स्कल और क्रेनियम भी कहते हैं इसे, जिसे हम कहते हैं स्कल और क्रेनियम. क्रेनियम. ओके, अब इस स्कल और ब्रेन के बीच ना एक तरीके की फ्लूइड पाई जाती है. देयर इज अ फ्लूइड फाउंड हियर. उस फ्लूइड का क्या नाम है, उस फ्लूइड का नाम है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड. सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड. अब ये फ्लूइड हमारे ब्रेन को किसी भी इंजरी प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, it protects brain from, protects brain from injury and electric shock, and electric shock. अब ये जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो हमारे ब्रेन को किसी भी तरीके की मैकेनिकल इंजरी और इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करता है. ओके, अब ब्रेन हमारा कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड है. अब हम देखेंगे हमारा स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्टेड है हमारे बॉडी के अंदर. सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है. ओके, दिस इज अ स्पाइनल कॉर्ड विच इज पार्ट ऑफ CNS, और ये किसके अंदर होता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है. एक इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक हॉलो स्पेस होता है, उस हॉलो स्पेस में ही ये स्पाइनल कॉर्ड होता है. ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम. अब इस वर्टिब्रल कॉलम और इस स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक तरीके की फ्लूइड पाई जाती है. उस फ्लूइड का क्या नाम है, जैसे हमने देखा ब्रेन और बोनी बॉक्स के बीच एक फ्लूइड पाई जाती है जिसका नाम है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड. इनके बीच भी एक फ्लूइड पाई जाती है जिसका नाम है वर्टिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. वर्टिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. अगेन इसका भी जो काम होता है वो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की तरह ही होता है. ये स्पाइनल कॉर्ड को किसी भी तरीके की मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, एंड सेकंड इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करता है. ओके,
तो इस तरीके से हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो प्रोटेक्टेड रहता है। ओके तो इस तरीके से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड रहता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। हॉर्मोन्स के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू हमारी जो बॉडी है वो एक दूसरे ऑर्गन से कैसे कम्युनिकेट करती है या फिर एनवायरनमेंट से कैसे कम्युनिकेट करती है। अलग अलग हॉर्मोन्स अलग अलग सिचुएशन के लिए मतलब अलग अलग हॉर्मोन्स अलग अलग सिचुएशन में सिक्रीट होते हैं। अलग अलग इमोशंस के लिए अलग अलग केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारे बॉडी में। तो इन सब को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्लस हम ये भी देखेंगे कि प्लांट के अंदर ये कोऑर्डिनेशन कैसा होता है। हमने एनिमल में नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, लेकिन प्लांट के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो इन प्लांट में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।